नैतिक जीत किसकी हुई? किसकी हुई? नैतिक जीत विपक्ष की हुई। नैतिक जीत इसलिए हुई, आप इस वाक्य का माहौल मत उड़ाइए। नैतिक जीत इसलिए हुई कि विपक्ष ने कम से कम क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश नहीं की। आपने कहा ये सब बैसाखी पर हैं, ये टीडीपी और जेडीयू ऐसे सेकंडों में औकात दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मैं कल से देख रहा हूं रूबिका जी कि कल से एक ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार विपक्ष के उम्मीदवार को ज्यादा मत प्रतिशत मिले हैं। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और उस समय नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। बंगाल में ममता बनर्जी डिक्टेटर हो चुकी हैं, बंगाल में जंगल राज हो चुका है। जस्टिस बहरुल इस्लाम असम हाई कोर्ट के जज पहले इस्तीफा देते हैं, फिर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, फिर लोकसभा चुनाव कैंसिल हो जाता है, फिर राज्यसभा के टिकट पर लड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन भारत देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी ने जीत हासिल करी है, उनको मिले 452 वोट, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब को मिले हैं 300 वोट। अब इसी बात को लेकर पक्ष में और विपक्ष में गर्मा गर्म तनातनी चल रही है, जहां एक तरफ विपक्ष इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है कि इस बार सत्ता पक्ष को बहुत कम अंतर से जीत हासिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी ये बताने का प्रयास कर रहा है कि लगातार इंडिया गठबंधन की शिकस्त जारी है। विधानसभा के चुनाव हो या अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, वो लगातार उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग की बात भी निकल के आ रही है। कुछ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। दोस्तों, इस डिबेट वीडियो में बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी के बीच एक जबरदस्त बहस हुई, जहां पंकज शर्मा जी ने इस इलेक्शन में इंडिया गठबंधन के हार के बावजूद उसको एक मॉरल विक्ट्री बताया। सुधांशु त्रिवेदी ने किस प्रकार के तर्कों द्वारा उनके मुंह को बंद किया है, ये देखने लायक है। आइए एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। भाई सीधी सी बात है, आप लोगों ने जयराम रमेश जी का एक्स पर पोस्ट देखा होगा, वो ये कह रहे हैं हमारी नैतिक जीत है, हम सारे एकजुट थे। पहले हमें कहाँ 22% मिला था, आज 40% वोट पड़ा है जो विपक्ष के कैंडिडेट थे उनको। मैं ये कह रही हूँ, आप सब जब विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगेंस्ट मोदी सब एक साथ खड़े हुए हैं मुद्दों पर, नीतियों पर, विचारधारा पर, तो फिर ये सेंधमारी कैसे होगी? आप अपने ही लोगों को नहीं संभाल पाएंगे या समझा पाएंगे तो फिर जनता से कैसे वोट पाएंगे? नैतिक जीत किसकी हुई? किसकी हुई? नैतिक जीत विपक्ष की हुई। नैतिक जीत इसलिए हुई, आप इस वाक्य का माहौल मत उड़ाइए। नैतिक जीत इसलिए हुई कि विपक्ष ने कम से कम क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश नहीं की। होती या नहीं होती अलग बात है, और सत्ता पक्ष के पास भारी बहुमत था, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव उनके उम्मीदवार को जीतना ही था। लेकिन इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग कराने की कोशिश अगर की तो किसने की? सत्ता पक्ष ने की। नहीं, सेंधमारी। मेरी बात आप इस सेंधमारी को पंकज जी, नहीं पंकज जी, मैं मुझे सवाल पूछ रही हूँ। आप लोगों ने याद है 2024 लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आए थे, आपने कहा ये सब बैसाखी पर हैं, ये टीडीपी और जेडीयू ऐसे सेकंडों में औकात दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। मैंने सुना है अपने कानों से सर ये बात, और इस बार आपने कहा था ये तो मोदी जो हैं ये इतना भाई साहब जिसे कहते हैं सब पर डोमिनेट करते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा फौरन ये उस चंगुल से निकल जाएंगे। सर, ना टीडीपी निकला, ना जेडीयू निकली, चंगुल से एक सांसद तक नहीं निकल पाए। बात तो सही है। मतलब सोचिए, जिसकी तरफ आप लोग बार बार इशारा करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हाथ पकड़ पकड़ के जिनको ले भी जा रहे थे, वो भी सर जो हैं टिके रहे जहां पर पार्टी की लाइन और लेंथ थी। कौन गया इधर से उधर? आप बताएंगे, इंडिया गठबंधन के साथी बताएंगे। क्यों ये कितने मिलने थे सर? इसको वोट मिलने थे लगभग 440 के आसपास, और पा कितने जाते हैं सर? 452। कैसे पा जाते हैं ये लोग? 12 वोट ज्यादा मिले, वो सेंधमारी है ना। तो आप इस सेंधमारी को एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती हैं तो करिए। भारतीय जनता पार्टी इसको एक उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है तो करे। लेकिन देखिए, उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में हुआ क्या? नरेंद्र भाई मोदी के लश्करियों ने शुरू से क्या हल्ला मचाना शुरू किया
कि पी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने, विपक्ष ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर, उसकी स्वायत्तता पर हमला किया है। गजब का कुतर्क चल रहा था। अरे रेड्डी साहब तो 14 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की जिम्मेदारी से रिटायर हो चुके। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस को सेवानिवृत्त होने के महज 4 महीने के भीतर राज्यसभा में नामजद कर दिया था, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसा किया था? और कह दूं, पंकज शर्मा जी अभी क्या बोल, एक लाइन कह दूं रूबिका जी। पंकज शर्मा जी अभी बोल रहे थे कि साहब एक वकील थे वो जज बन गए और उस सरकार के खिलाफ बयान दिया। भाई साहब क्या करते हैं आप, अपने लोगों की ऐसी फजीयत कराते हैं। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष और उस समय नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। बंगाल में ममता बनर्जी डिक्टेटर हो चुकी हैं, बंगाल में जंगल राज हो चुका है, और अगर उस गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट दे कोर्ट, भाई साहब क्या आप कर रहे हैं? मतलब आपका जो, या तो वो झूठ बोल रहा है आपका जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष था, और उसके बाद जजमेंट के अगेंस्ट से, मतलब अपनी पार्टी की फजीयत कराने में, अपने नेता की फजीयत कराने में कुछ भी। अधीर रंजन चौधरी सही थे या आप सही है? बोलिए। ओके 20 सेकंड में जवाब। अधीर रंजन चौधरी सही थे, आप सही जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुधांशु जी, आप तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। एक हाईकोर्ट का जज इस्तीफा दे, 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी की सभा में उनके मंच पर हो, उसको आप लोकसभा का टिकट दे दें और वो जीतकर लोकसभा में जाए। आप राजनीतिक नैतिकता के दायरे में इस प्रसंग को मानते हैं या नहीं मानते? उसके बाद भी चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उन सज्जन ने कि निर्वाचन आयोग को हस्तक्षेप करके 24 घंटे के लिए उनके कैंपेन पर रोक लगानी पड़ी। ये राजनीतिक नैतिकता के दायरे में आता है क्या? सुधांशु जी 20 सेकंड से प्लीज संक्षेप में जवाब बस 2 लाइन में। भाई साहब पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑफिशियल कैंडिडेट बना दिया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं। और जस्टिस बहरुल इस्लाम को भूल गए कि एक जज पहले इस्तीफा दे, फिर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रिटायर हो चुका लोकसभा का। जी 14 साल पहले, मैं तो 4 दिन में क्या से क्या हो गया की बात कर रहा हूँ। पूरी बात 4 दिन में उनकी 4 चांद। अरे पूरी बात सुनिए भाई साहब, अरे पूरी बात तो सुनिए भाई साहब, आप पूरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। जस्टिस बहरुल इस्लाम असम हाई कोर्ट के जज पहले इस्तीफा देते हैं, फिर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, फिर लोकसभा चुनाव कैंसिल हो जाता है, फिर राज्यसभा के टिकट पर लड़ते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी रहने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, वो भी एक गैप के बाद। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया। मेरे भाई ये क्या होता है? अच्छा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कौन थे जो जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ जजमेंट दिए थे? और ये जस्टिस सच्चर कौन थे? और ये बताइए ये जो उन्होंने कौन कौन से जजमेंट दिए थे, अभी सारे बताए जाएं। खैर छोड़िए वो वाली बात, कहते हैं आपको अपना जमाना याद आता है। मैं कल से देख रहा हूं रूबिका जी कि कल से एक ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बार विपक्ष के उम्मीदवार को ज्यादा मत प्रतिशत मिले हैं, और इस बात की चर्चा न सिर्फ कम्युनिकेशन हेड कर रहे हैं बल्कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। अरे भैया ये तो देख लो कि पिछली बार बीजेपी के पास 303 सीटें थी, इस बार 240 सीटें हैं, तो मत प्रतिशत तो ऐसे ही गिरेगा। तो इसमें कौन सी नैतिकता और कौन सा अंक गणित? ये तो बड़े कमजोर गणित के विद्यार्थी इस प्रकार के फॉर्मूले को लेके आते हैं। ओके विवेक श्रीवास्तव जी, क्या से क्या हो गया? नहीं, बात नैतिक अनैतिक की नहीं है। पहली चीज तो 12 वोट हमारी तरफ से अगर गए हैं और हमारे घटक दलों की तरफ से गए हैं, तो मेरे ख्याल से क्या नैतिक और क्या अनैतिक, अब वी शुड ओन इट अप। अरे क्या आप इतना मायूस नहीं है, जो है वो है। ये नैतिक जीत तो हुई है ना, इतना मान लीजिए ना आप। नहीं, हमारा कैंडिडेट बेहतर था, मेरा ये मानना है। आज हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट आ चुके हैं, तो अब ये कहना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इलेक्शन के पहले जो हमारा चॉइस ऑफ कैंडिडेट था वो हमें लग रहा था कि वो बेहतर है, उसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ऐसी आंध्र प्रदेश के YSRCP को भी आप साथ ना ला पाए, आंध्र प्रदेश का ही कैंडिडेट ले आने के बावजूद, और आप लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को हरा देंगे। नहीं, अच्छी बात है। तेलंगाना की BRS को नहीं ला पाए प्रभु आप। तेलंगाना में पैदाइश हुई जिस कैंडिडेट की, आप उसे नहीं ला पाए, और आप कहते हैं कि इन लोगों को आप कड़ी जो है टक्कर दे देंगे। दांशु जी वोट चोरी, आपने तो सांसदों की चोरी कर ली। मैं वही ऑन द लाइटर नोट कहना चाहता हूं, बैलेट पेपर से वोटिंग हुई और सबको पता था
उसके बाद भी दरोगा जी चोरी हो गई, क्या करें। और ये इससे एक और चीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहां पर ना गठबंधन के दलों को एक दूसरे पे भरोसा है, ना पार्टी के अंदर के नेताओं को एक दूसरे पे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी, ये इको हो रहा, मेरा ठीक करवा दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं को संसदीय जो प्रतिनिधि मंडल में भेजने का विरोध कर चुकी, और तो और अब तो साबित हो गया सांसदों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। तो भरोसा इस कदर दरका हुआ है कि जिनके लिए एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन की वो हालत कर दी इस चुनाव ने कि ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मैं फैक्ट की बात कहता हूं, मैं एक और लाइन कहूं कि यह सही बात है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर शायद अंतरात्मा की आवाज जागृत हो गई, तो लोगों को समझ में आने लगा। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इसमें एक जीत हासिल की है। वो क्या जीत हासिल की? पहले तो उसने इंडी गठबंधन के सारे सदस्यों को फॉल इन लाइन कर लिया, जिसको हम कहेंगे उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत बड़ी जीत ये हासिल की कि इस समय अल्ट्रा लेफ्ट अर्बन नक्सल टाइप के जिस एलिमेंट्स के वो साथ में हैं, जिन लोगों का ये ख्वाब है कि भारत के अंदर एक अराजकता हो जाए, वो हो जाए, नक्सल का समर्थन हो, उस ढंग की भाषा भी बोलना कि हम संपत्तियों का सर्वेक्षण कराएंगे और जो अमीर है उससे लेके गरीब में बांटेंगे वगैरह वगैरह, जो कभी किसी राष्ट्रीय दल ने भी, क्या छोड़िए क्षेत्रीय दल ने भी इस ढंग की भाषा नहीं बोली। उस लॉबी को वो ये मैसेज देने में सफल हो गए कि देखो भाई, हम हारे या जीते मगर आपकी विचारधारा को पोषित करने के लिए हम किसी भी सीमा तक खड़े हैं। जयराम रमेश जी ने सही बोला, यह विचारधारा की लड़ाई थी। यह दिखा दिया कि यह अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा नक्सल, अर्बन नक्सल विचारधारा के प्रति कांग्रेस की सीमा तक समर्पण करने को तैयार है कि हारते हुए भी वो इसमें अपनी जीत देखना चाहती है।